एकमात्र आस अगर आज की तारीख में किसी से बची है तो वो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कुछ समय बाद सरकार सामने आती है और आप उस आदेश को बदल देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने ईडी चीफ के एक्सटेंशन को इलीगल करार दिया। सरकार आके कह रही है कि नहीं भाई, इस आदमी की जरूरत है, और आप अपने ही आदेश को खारिज करते हुए उसे 1.5 महीने के लिए 45 दिन के लिए एक्सटेंशन दे देते हो। सीबीआई के तीनों कमिश्नर हैं, उनके समान अधिकार होंगे और उन तीनों को जो उनका सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन में बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिसके ऊपर यह मसला उठा था कि इसकी नियुक्ति गैर कानूनी, आपने उसको नहीं हटा। नतीजा क्या है उसका? कि वो व्यक्ति 2024 के चुनाव करवाएगा, वो सरकार का आदमी है, सरकार की गुलामी करते हुए सरकार के लिए काम करेगा, देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएगा। मुसलमानों की लिंचिंग का मामला हो या इसके अलावा हेट स्पीच का मामला हो, या अभी ईडी का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जरिए शुरू में जो चीज़ें सामने आई, और अब मणिपुर का मामला, इन तमाम मामलों में ये देखने में आता है शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेने जा रही है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा उसी मामले को लेकर हियरिंग आगे होती है या कोई चीज़ और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो उसके बाद ये देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने ही केस को पलटती हुई नजर आती है, जैसे कि ईडी में देखा। अब मणिपुर को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप अपने शासित जो प्रदेश हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप जी। इसके साथ ही भानु प्रताप जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और दलित लीडर भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट कल जिस तरह से मामला आया ईडी का, उससे पहले जिस चीज़ को ये कहा जा रहा था कि असंवैधानिक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार रिव्यू में गई और उसके बाद उनको राहत मिली। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और देश के लिए ये बहुत ही दुखद है कि एकमात्र आस अगर आज की तारीख में किसी से बची है, लोगों को कहीं से कोई उम्मीद है, तो वो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कुछ समय बाद सरकार सामने आती है और आप उस आदेश को बदल देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? लोग कैसे विश्वास करेंगे? आपने ईडी चीफ के एक्सटेंशन को इलीगल करार दिया और इलीगल करार देते हुए 31 तारीख तक उसको अपने पद से हट जाने के लिए आपने आदेश दिया। सरकार आके गिड़गिड़ा रही है, सरकार आके कह रही है कि नहीं भाई, इस आदमी की जरूरत है, और आप अपने ही आदेश को खारिज करते हुए उसे 1.5 महीने के लिए 45 दिन के लिए एक्सटेंशन दे देते हो। तो करते क्यों है ये आदेश? इसका जनता के दिलो दिमाग पर कितना नेगेटिव असर पड़ेगा, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सोचा है? मेरे विचार से गंभीरता से सोचना चाहिए। और केवल ये अकेला मामला नहीं है, इससे पीछे के भी मैं उसको छोड़ देता हूं जो बाबरी मस्जिद का मसला था, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक था, गैर संवैधानिक आदेश था, और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इतना गलत आदेश, और वो भी आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर जो मैटर डिसाइड किया गया, उसको छोड़कर मैं बहुत लेटेस्ट 2 उदाहरण बताता हूं जिससे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी जो है वो गंभीर सवालों के दायरे में है, घेरे में है। नंबर 1, ईडी का तो ये हुआ। अभी थोड़े दिन पहले एक आदेश दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सब कुछ कहा है। महाराष्ट्र सरकार जो शिंदे सरकार बनी थी, उस पर बाकायदा उसमें बताया गया था कि जो भी काम जिस तरह से हुआ पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। जिस तरह से सरकार बनाई गई सब कुछ गैर कानूनी है, और जो गवर्नर है उसका सारा का सारा, उसमें जितनी भी उसने कार्रवाई की है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। ये तो आप कह रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए था कि जब सब कुछ गैर संवैधानिक है तो आपको सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था?
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, बर्खास्त करना छोड़ दिया, तो फायदा क्या हुआ आपके ये कहने का कि ये गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक होते हुए ही तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए था, पर आपने एक्शन नहीं लिया। सरकार आज भी बनी हुई है। नंबर एक और मामला, जो सीबीआई चीफ है उसकी अपॉइंटमेंट जिस तरह से हुई, वो सब जानते हैं कि पूरी तरह से गलत हुई, आपने भी कहा। और इसके साथ साथ यह भी कहा कि आगे जो सीबीआई के तीनों कमिश्नर हैं उनके समान अधिकार होंगे और उन तीनों को जो उनका सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन में बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिसके ऊपर यह मसला उठा था कि इसकी नियुक्ति गैर कानूनी है, आपने उसको नहीं हटाया। नतीजा क्या है उसका कि वो व्यक्ति 2024 के चुनाव करवाएगा, वो सरकार का आदमी है, सरकार की गुलामी करते हुए सरकार के लिए काम करेगा, देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएगा। तो आपके आदेश का क्या हुआ? उस आदेश का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। और अब ये ईडी चीफ का मसला, तो मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक करबद्ध निवेदन है, ऐसे फैसले मत दीजिए जिसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी गंभीर सवालों के दायरे में आ जाए, घेरे में आ जाए, और लोगों का विश्वास जो बना है थोड़ा बहुत, जिसकी उम्मीद से जगी, वो भी खत्म हो जाए। अगर ये हो गया, बहुत गंभीर इसके परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस को ट्रोल किया जा रहा है राइट विंग के जरिए। आपने देखा होगा परसों जिस तरह से 2 बच्चियों हैंडीकैप जो उन्होंने ली हुई हैं, उनको लेकर के जिस तरह से उनको ट्रोल किया, और लगातार ट्रोल किया जाता है, लेकिन फैसले तो उन्हीं के हक में आ रहे हैं। देखिए, ये तो बीजेपी की जो आईटी सेल है, वो जो बीजेपी के मतलब लोगों को गाली देने वाला एक पूरा ग्रुप है, वो तो अपना काम करता है, वो तो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। उनका काम ही ये है कि जो सरकार के खिलाफ फैसले दे या सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करे या जो सच लोगों के सामने रखे, उनको ट्रोल करना, वो कोई भी हो, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, वो कोई जज हो, ये उनकी मतलब सारी चीजें वो काम करती हैं। मैं समझता हूं इससे तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो तो जो गंदी नाली के कीड़े हैं वो उसी तरह से गंदगी ही फैलाएंगे और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा साफ साफ फैसले नहीं आ रहे हैं। जैसे लिंचिंग की आप बात करें तो लिंचिंग में सारे स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया कि अपने अपने स्टेट में जो है राज्य में आप कानून बनाइए। 2-3 राज्यों को छोड़ करके किसी ने कानून नहीं बनाया। उसके अलावा हेट स्पीच पर यह कहा गया कि पुलिस अपने आप संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या डायरेक्शन साफ साफ नहीं दिया जा सकता था कोर्ट के? शकील साहब, इस देश में किसी कानून को अगले कम से कम 100 साल तक बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कानून को जरूरत सिर्फ इतनी है कि जो कानून वर्तमान में उपलब्ध हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उन्हें लागू कर दिया जाए। अगर लागू हो गए, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी और कोर्ट उन्हें लागू करने की ताकत रखती है। अगर कोर्ट संभालना इस जिम्मेदारी को, तो 1 महीना नहीं लगेगा, पूरे देश में जितनी गंदगी फैली वो साफ हो जाएगी। जितने अधिकारी हैं, जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने ये सब कुछ, इनका एक फोकस बना हुआ है कि सरकार, अधिकारी, पूंजीपति और गुंडे, ये जो सब हैं, एक झटके में सीधे हो जाएंगे। 1 महीने में इतनी देर का काम है। तो कानून की जरूरत नहीं, इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। और दूसरा जो जरूरत है वो इस बात की जरूरत है कि कोर्ट आदेश तो पारित करती हैं, लेकिन उन्हें जरूरत है इस बात की भी जिम्मेदारी लें कि आदेश का पालन होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस चीज को आप इससे भी समझे, जो गंभीरता है वो कितनी गंभीर स्थिति है कि आज की तारीख में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 लाख मुकदमे सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चल रहे हैं, और उनमें मुश्किल से 10,000 के लगभग वो हैं जो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है। 90,000 मुकदमे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वो हैं जो सरकारी अधिकारी काम नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं कोर्ट्स के आदेश का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे में इतने अधिकारियों को अगर कोर्ट चाहे एक बार जब वो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी फीत उतार के खुंटी पर टांग दे, इनकी नौकरी खत्म कर दे, अपने आप सारे सही हो जाएंगे। लेकिन क्या कर रही है कोर्ट? नहीं, वो ऐसे ही होता है
कि जब आप पहले आपने आदेश दे दिया 31 जुलाई तक, बस उसके बाद नहीं, और फिर सरकार आती है, ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दो नवंबर तक, तो वैसे ही उसका आपने 15 सितंबर तक बढ़ा दिया, सरकार का काम हो गया। इतने 45 दिन में उसे जो करना है, सरकार की जो मंशा है वो पूरी कर देगा, आप फिर रोते रहना।